हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज कवर करेंगे एंड कैश क्रेडिट का जो हमारा बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के साथ में। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट क्या होता है वो समझेंगे। तो एक ओवरड्राफ्ट बैंकिंग फैसिलिटी होती है जहां पर बैंक अलाउ करता है कस्टमर को कि वो विड्रॉ करे पैसा मोर देन जो अवेलेबल है अकाउंट में। अकाउंट बैलेंस आपका नेगेटिव हो सकता है तो बैंक टेम्पररी फाइनेंस कर देगा शॉर्टफॉल को। एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पर आपके करेंट अकाउंट बैलेंस में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 100,000 रुपीज है। नाउ आपने एक चेक इशू करा, लेट अस कंसीडर यहाँ पर 1,40,000 का। फाइन। तो ऐसी सिचुएशन में आपके अकाउंट में जितना अमाउंट था उससे ज्यादा आपने मतलब -40,000 का बैलेंस हो जाएगा। अब जब -40,000 का बैलेंस होगा तो वो जो नेगेटिव बैलेंस है उसी को हम ओवरड्राफ्ट कह देते हैं। तो जो करेंट अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर, जो बिजनेसेस है करेंट अकाउंट्स उन्हीं के लिए खुलते हैं, उसके ऊपर हमारे पास में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली जाती है बाय बिजनेसेस, ताकि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के लिए जो टेम्पररी शॉर्टफॉल है उसके लिए उनको लोन मिल पाए। और ये जो यहाँ पर क्या होगा कि आपको कोई भी ऐसा नहीं कि कोलैटरल देना है, बस आपने एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लिया। वो अमाउंट आप कहाँ तक निकाल सकते हो जो बैंक ने आपको लिमिट प्रोवाइड की है। सो टेम्पररी एक्सटेंशन है क्रेडिट का बाय अ बैंक जब एक अकाउंट का बैलेंस बिलो जीरो चला जाता है। अब ये गवर्न कैसे होता है? बाय द बैंक कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कि हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जब हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, और एक सेपरेट ओवरड्राफ्ट एग्रीमेंट होती है। अब हमारे पास कैश क्रेडिट जो था वो तो एक छोटे टर्म के लिए लोन था, ये एक सेपरेट लोन अकाउंट नहीं बनाता ओवरड्राफ्ट। तो ये आपका विद इन द सेम करेंट या सेविंग अकाउंट स्टार्ट किया जा सकता है, ये ऑपरेट होता है। समझ में आ गया? तो ओवरड्राफ्ट एक बैंकिंग फैसिलिटी है जहां पर बैंक कस्टमर को अलाउ करते हैं कि वो विड्रॉ करें मोर मनी देन अवेलेबल इन द अकाउंट, और अकाउंट बैलेंस आपका नेगेटिव हो सकता है तो बैंक टेम्परली फाइनेंस कर रहा है उस शॉर्टफॉल को। और ओडी आपके पास बैंकर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, और सेपरेट ओवरड्राफ्ट एग्रीमेंट, इनके थ्रू यहाँ पर गवर्न किया जाता है। ये इनके लीगल बेसिस है। फाइन। सो हमारे पास में यहाँ पर अगर बात की जाए कैश क्रेडिट की और ओवरड्राफ्ट की, तो डिफरेंस क्या है? सबसे पहले कैश क्रेडिट में आप देखेंगे सेम सेविंग्स या करेंट अकाउंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर ओवरड्राफ्ट में आपके पास में यहाँ पर आपके पास में सेपरेट क्रेडिट अकाउंट होता है, लोन अकाउंट सीसी में, और यहाँ पर सेम अकाउंट चलता है। अगर बात करें पर्पस की, तो हमारे पास में टेम्पररी फंडिंग की जाती है ओवरड्राफ्ट में, और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा कैश क्रेडिट में। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो ओवरड्राफ्ट में ऑप्शनल है, लेकिन कैश क्रेडिट में आपको मैंडेटरी होता है, कोलैटरल यूज करना पड़ता है। और यूजर्स हमारे पास इंडिविजुअल्स और बोरोअर्स यहाँ पर हो सकते हैं, बिजनेसेस। एंड अगर बात करें आपकी कैश क्रेडिट में, तो मेनली आपके बिजनेस होते हैं। सो टाइप्स ऑफ ओवरड्राफ्ट यहाँ पर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी होता है। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट एज इन यहाँ पर वो ओवरड्राफ्ट जहां पर आपको अगेंस्ट सिक्योरिटी मिलेगा, दैट इज कोई कोलैटरल आप यूज कर रहे हो ताकि बैंक रिस्क आपका कम हो जाए। अब ऐसे में आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी कम करनी होगी, एंड अलोंग विद दैट यहाँ पर जो लिमिट्स होती हैं वो भी हायर मिलती हैं। तो सबसे पहले आता है ओडी अगेंस्ट एफडी। मोस्ट कॉमन ओडी है ये। इसमें आप देखेंगे कि बैंक लीन लेते हैं एफडी के ऊपर। तो बैंक के पास खुद की एक एफडी है, यहाँ पर कस्टमर ने क्या किया, एक बैंक है बैंक ए में अपनी एक एफडी खोल रखी है। अब इस एफडी के ऊपर ही यहाँ पर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। तो कस्टमर बोरो कर सकते हैं 90 to 95% यहाँ पर एफडी वैल्यू का। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा यहाँ पर जो एफडी अमाउंट है, मानकर चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, 10 लाख की है, तो बैंक ने बोला कि यहाँ पर वो ओडी लिमिट जो देंगे आपकी एफडी का 95% देंगे। तो आप कितना अमाउंट ले सकते हैं? आप यहाँ पर 9.5 लाख रुपीज एफडी का अमाउंट एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं, इंटरेस्ट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो मान लो एफडी अर्न कर रहा है 7%, और बैंक यहाँ पर क्या करेगा, जो एफडी का इंटरेस्ट है प्लस 2% चार्ज कर लेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर ओडी रेट कितना हो गया, 9% का हो गया। अब मान लो आपने एफडी यहाँ पर आपके पास में थी 1 लाख की, आपने ओवरड्राफ्ट यूज किया 10,000 का,
तो इस 1 लाख पर तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला 7% का, लेकिन ओवरड्राफ्ट पर आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे 9% का। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर ये पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है, किसी भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती, इंटरेस्ट रेट्स काफी लो होते हैं और एफडी आपको इंटरेस्ट अर्न कर कर देती रहती है। तो बिजनेसमैन एफडीज को यूज करते हैं जब अर्जेंटली कैश चाहिए, इंस्टेड की यहाँ पर अपनी एफडी को ब्रेक करें, उस पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर ली जाती है। नेक्स्ट आते हैं गोल्ड लोन ओडी। गोल्ड लोन ओडी में क्या होगा, लोन यहाँ पर आपको अप टू 75% ऑफ गोल्ड वैल्यू दिया जाता है। तो मान लो गोल्ड वैल्यू कितनी है आपके पास 20 लाख रुपए की है, ठीक है। अब गोल्ड आपने 20 लाख रुपए का अगर रखा है और ओडी आपको मिल गई, लेट अस कंसीडर 20 लाख इंटू 75%, दैट इज 15 लाख रुपए। तो ये आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा कि आपने यहाँ पर गोल्ड को यूज कर लिया। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या किसान विकास पत्र जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरह हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी होती है, लो रिस्क लैंडिंग है, तो केवीपी सरेंडर वैल्यू मान लो 5 लाख रुपए की है, लोन आपको 85% पर मिल रहा है, तो 4.25 लाख रुपीस जो है वो आपको यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये आपको मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशियो दे रखा है कि अगर एफडी का वैल्यू कितना है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने परसेंट लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होगा, मार्जिन क्या कट कर रहे हैं, और को टर्मिनस यहाँ पर आपके पास में एफडी के साथ है, मतलब कि अगर एफडी 5 साल की है तो लोन भी 5 साल तक के लिए आपका चल सकता है। दैट्स जस्ट एन एग्जांपल, मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको 5 साल के लिए मिल सकती है, ये अप टू मैच्योरिटी रहेगा। शेयर्स की बात कर लेते हैं। तो शेयर्स में हमारे पास अगर ओडी लिया जाता है तो वो रिस्की होता है, क्योंकि शेयर क्या इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, आप कहेंगे हाँ, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये आपका हायर मार्जिन रखता है और मार्जिन कॉल्स पॉसिबल रहती हैं। सो शेयर पोर्टफोलियो कितना है 10 लाख रुपए का, बैंक अलाउ करेगा 60%, तो हमारे पास में 10 इंटू 60% दैट इज आपका 6 लाख रुपीज हो जाएगा। तो मार्जिन कॉल क्या है, बैंक बोरोअर को पूछते हैं कि डिपॉजिट करना है पैसा और यहाँ पर आप केवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, तो पोर्टफोलियो जो है वो फॉल कर जाता है 10 लाख से 7 लाख में। तो जो न्यू एलिजिबल ओडी है वो आपके पास में कितनी होगी, मान लो यहाँ पर हमारे पास में पहले जो अमाउंट था वो कितना था, पहले था आपके पास 7 लाख का 60%, दैट इज 4.2 लाख, राइट। अच्छा अब कितना होगा, 6 लाख का 60% होगा, तो यहाँ पर ये 3.6 लाख होगा। तो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला कि हमारे पास 1 पॉइंट यहाँ पर कुछ अमाउंट जो होगा वो आपको कम मिल रहा है। तो अगर आउट न्यू एलिजिबल ओडी जो होगी वो आपकी कम हो जाएगी, पोर्टफोलियो का वैल्यू जैसे जैसे कम हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में उसके अकॉर्डिंग इसको निकाल लेना। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड में मैंने थोड़ा सा ना गड़बड़ बता दिया, 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो था, 7 लाख का वैल्यू हो गया था, ठीक है। तो 7 लाख का यहाँ पर 6% आपको अगर मिल पा रहा है तो वो कितना मिलेगा 4.2, और पहले 10 लाख का 6% मिल रहा था तो 6 लाख, तो ये वाला डिफरेंस होगा। या तो फिर ये वाली वैल्यू भी ले सकते हो कि एक बार 7 लाख का पोर्टफोलियो या फिर एक बार 6 लाख का हो गया फिर, है ना। चलो मैंने मिक्स कर दिए थे नंबर्स। अच्छा यहाँ पर बॉन्ड क्या करता है, रीपेमेंट डिमांड करता है। अगर ओडी अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड का टाइप कौन सा है, देखो डेट हमेशा क्या होगा सेफर होता है और इक्विटी हमेशा रिस्कियर होती है। तो यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू आपके जो है उनमें हायर अमाउंट होगा डेट में और लोअर अमाउंट होगा इक्विटीज में। इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर लोअर चार्ज किए गए, यहाँ पर हाई चार्ज किए गए। सो सेम गोज फॉर द मार्जिन एज वेल। ओके नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, एंडोमेंट या यूलिप पॉलिसी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो हमारे पास नहीं याद रखना क्योंकि एनएवी फ्लक्चुएट ज्यादा करते हैं। अच्छा नेक्स्ट ये क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ये बोलते हैं आपका कि ओडी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट ले रहे हैं तो बैंक लैंडिंग करेगा अगेंस्ट आपको सरेंडर वैल्यू। तो एंडोमेंट, मनी बैक, यूलिप पॉलिसीज, तो मान लो सरेंडर वैल्यू 8% है, बैंक ने 75% अलाउ करा, तो 8 का 75% यहाँ पर आपको 6 लाख रुपए मिल जाएगा। प्रॉपर्टी अगर आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए, मॉर्टगेज किया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ओडी कैटेगरी है जिसमें कि प्रॉपर्टी मॉर्टगेज जब की गई बैंक को तो कस्टमर को रिवॉल्विंग ओडी लिमिट मिलेगा। मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपीस की है और हमारे पास में यहाँ पर बैंक 50% का लोन टू टर्म टू वैल्यू रेशियो दे रहा है,
तो ओडी हमारे पास 1 करोड़ का 50% 50 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अनलाइक टर्म लोन इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है वो केवल और अमाउंट जो यूटिलाइज हुई उस पर होगा। ओडी लिमिट 50 लाख की है, एक्चुअल यूसेज 12 लाख का होगा, इंटरेस्ट केवल 12 लाख रुपए पर मिलेगा। ओडी अगेंस्ट अगर रेंट रिसीवेबल्स है तो 60 से 70% आपका एनुअल रेंट का, 12 से 14% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगेगा, 30 से 40% का मार्जिन, और जो टिपिकल टेनोर है वो आपका 12 महीने का रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास मान लो एनुअल रेंट इनकम 24 लाख की आ रही है और बैंक ने 65% फाइनेंसिंग की, तो 24 लाख इंटू यहाँ पर 65% आपका कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 15.6 लाख रुपीज यहाँ पर लोन मिल जाएगा। अब आते हैं अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। अनसिक्योर्ड में मतलब कोई भी कोलेटरल नहीं चाहिए, हायर इंटरेस्ट रेट होगा इसलिए, और लोअर लिमिट मिलेगी और स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहले आता है क्लीन ओडी इंडिविजुअल, जहां पर इंडिविजुअल की सैलरी या इनकम या उनका क्रेडिट स्कोर ये देखा जाता है। तो मंथली सैलरी मान लो 1 लाख रुपए की है, तो बैंक यहाँ पर आपको अलाउ कर रहा है 4 लाख रुपए तक का ओडी, फाइन। अगर यहाँ पर हमारे पास में इंटरेस्ट की बात करें तो हायर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो 14 से 18% तक का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। ऑल्सो यहाँ पर अगर प्रोफेशनल ओडी है, डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट्स के लिए, तो सीए की एनुअल रिसिप्ट लेटर्स कंसीडर 40 लाख रुपए आई। सो ऐसी कंडीशन में बैंक इनको 20 से 40 लाख का ओडी दे देगा। ऑल्सो अगर हमारे पास में यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओडी है जिसमें कि प्रीमियम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कस्टमर्स जो होते हैं उनको प्री अप्रूव्ड ओडी मिलती है। अब ये किसके अकॉर्डिंग होगी, बिजनेस रिलेशनशिप उनकी कैसी है। अब इसमें ये बोलते हैं कि हमारे पास में रिलेशनशिप वैल्यू और एवरेज बैलेंस देखा जाता है, तो 10 लाख रुपए का AQB हमें मेंटेन करना है, बैंक ऑफर करेगा 20 लाख का ओडी इंस्टेंटली। अगर पेंशनर है ओडी है तो स्पेशल फैसिलिटी पेंशनर्स को दी जाएगी, यूजुअली अप टू 3 मंथ्स की पेंशन। तो मंथली पेंशन मान लो 50,000 की है, तो यहाँ पर इनको क्या होगा 50,000 इंटू 3 दैट इज 1.5 लाख रुपीज तक का अमाउंट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट एसबीआई का MCLR प्लस 2% के अराउंड यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलो एसबीआई का नहीं, यहाँ पर जो भी बैंक है बेसिकली MCLR रेट यूज करेंगे। बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन, ऑटोमेटिक स्वीप फैसिलिटी होती है एफडी और सेविंग अकाउंट के लिए। तो ये कैसे काम करती है कि मान लो अगर बैलेंस इनसफिशिएंट है, ठीक है, तो ऐसे में बैंक ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगा या यूज कर लेगा एफडी को पार्शियली। मान लो सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है वो 5,000 रुपए का है, ठीक है, और आपके जो एफडी में है वहां पर आपके पास में लेटेस्ट कंसिडर होगा ऐसा 50,000 रुपए, एफडी में 50,000 है, सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए है। ऑल्सो यहाँ पर जो पेमेंट करनी थी वो करनी थी 25,000 रुपए की। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में बैंक जो है वो स्वीप कर लेगा 20,000 रुपए एफडी से, यहाँ पर कोई भी चेक बाउंस नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया, तो यहाँ से 5,000 रुपए चाहिए और 20,000 यहाँ से ले लिए, तो यहाँ पर केवल 30,000 रुपए बचेंगे एफडी में। तो लिंक्ड टू करंट या सेविंग अकाउंट, जब बैलेंस यहाँ पर अबाउट टू गो नेगेटिव होता है ऑटो ट्रांसफर कर लेंगे आपका एफडी से स्वीप इन फैसिलिटी। एड हॉक ओडी, ये क्या होता है, टेम्पररी ओडी होता है 7 से 30 दिन का, जो कि ट्रस्टेड कस्टमर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में मान लो कि एक चेक क्लियरिंग में 3 दिन का डिले हो गया, बैंक ने टेम्पररी ओडी अलाउ कर दिया, तो यूजुअली यहाँ पर आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स भी पे करने पड़ेंगे। फिर आता है एक्सपोर्ट ओडी, जब आपके यहाँ से सामान शिपिंग हो गई, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं बैंक को, और एक्सपोर्टर्स को जब तक पेमेंट नहीं मिल रही है इंटरेस्ट इनको सब्सिडाइज कर दे दिया जाएगा। तो मान लो 1 करोड़ के गुड्स इन्होंने यहाँ पर शिप करे और पेमेंट आएगी 60 दिन के बाद में। सो ऐसी सिचुएशन में बैंक इनको टेम्पररी एक्सपोर्ट ओडी प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट सब्सिडाइज होते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर ओडी में करना है तो वो कैसे करना है अब ये समझते हैं। तो डेली कंपाउंडिंग एंड फीस यहाँ पर आप देखेंगे, तो इंटरेस्ट अगर आउटस्टैंडिंग पर बात करें, देखो हमारे पास में डेली प्रोडक्ट मेथड यूज होता है, जैसे कि आपका कैश क्रेडिट में यूज कर रहे थे कि इंटरेस्ट को आप डेली जितना यूटिलाइज किया अमाउंट उसके अकॉर्डिंग जाएगा। मान लो हमारे पास में डे 1, डे 2, डे 3 दे रखे हैं इन्होंने, बैलेंस दे रखा है 50,000, फिर उसके बाद में यहाँ पर 30,000 डिपॉजिटेड है, माइनस 20,000 हो गया, तो माइनस 20 आपके पास 20,000 का बैलेंस यूज किया गया, और थर्ड डे में यहाँ पर आपने कोई बैलेंस यूज नहीं किया। तो टोटल जो प्रोडक्ट यूज किया गया बैंक का -50 और -20 वाला टोटल 70,000 यूज करे।
अब ऐसी सिचुएशन में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मान लो 15% पर एनम का इंटरेस्ट है, तो 70,000 इंटू 15% अपॉन 365, क्योंकि पर एनम था तो उसको डेज में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है अनऑथराइज्ड ओवरड्राफ्ट चार्जेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आपके पास अगर कस्टमर ने ओडी लिमिट को एक्सीड कर दिया या फिर ओडी को विदाउट अप्रूवल यूज कर लिया, तो बैंक लगाता है पेनल्टीज। अब पीनल इंटरेस्ट यहाँ पर 24 से 28% तक हो सकता है। जो एक्सेस अमाउंट यूज की, मतलब 10,000 अलाउड है, यूज करा 12,000, तो 2,000 रुपए के ऊपर 24 से 28% का इंटरेस्ट लगेगा। ओवर लिमिट फी यहाँ पर 500 रुपीज से 1,500 रुपीज तक लगती है पर डे के अकॉर्डिंग। और चेक बाउंस अगर हो गया तो 500 से 750 रुपीज तक का यहाँ पर फी काटा जाता है। पीनल चार्जेस हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में सैंक्शन ओडी मान लो 2 लाख की और कस्टमर ने 2.5 लाख रुपए विड्रॉ करे, तो 50,000 रुपए के ऊपर पीनल इंटरेस्ट भी लगेगा, साथ में यहाँ पर ओवर लिमिट चार्जेस भी लगाए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं नॉन यूटिलाइजेशन फी। नॉन यूटिलाइजेशन फी में क्या होगा, रेयर सा है ये थोड़ा सा, जहां पर बैंक 0.5% से 1% लगाता है अगर ओटी फैसिलिटी को आप कॉन्टिन्यूसली यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सिक्योर्ड ओडी में उतना यूज नहीं होता है ये, लेकिन अगर यहाँ पर अनसिक्योर्ड है तो ज्यादा यूज होता है। ये ज्यादातर आपका कॉर्पोरेट ओडी लिमिट्स के लिए होता है, कॉर्पोरेट्स के लिए होता है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास में ओवरड्राफ्ट वर्सेस पर्सनल लोन वर्सेस क्रेडिट कार्ड का कंपैरिजन दे रखा है कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ना अगर हम देखें आपके पास सिक्योरिटी के पैरामीटर्स में, सिक्योर्ड ओडी में तो ऑफ कोर्स यूज होगा, अनसिक्योर्ड में नहीं होगा। पर्सनल लोन कभी भी आपके अनसिक्योर्ड लोन ही होते हैं, इसलिए आरबीआई इनके ऊपर अलग अलग तरह के ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। और सेम गोज फॉर क्रेडिट कार्ड, कोई भी आप सिक्योरिटी या मॉर्गेज नहीं रख रहे हो। इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे हाई सीसी फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड में है, रिवॉल्विंग उस पर। रीपेमेंट फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर ईएमआई होती हैं फिक्स्ड जो आपको पे करनी है क्योंकि लोन है, और ये मिनिमम ड्यू वाला होता है आपके पास में। ये भी आपको पता होगा कि मिनिमम अमाउंट ड्यू पूरा बिल एक साथ नहीं पे करना होता कैश क्रेडिट कार्ड का। विड्रॉल मेथड चेक, एटीएम, यूपीआई, आरटीजीएस। और हमारे पास लमसम क्रेडिट जो होगा वो आपका देखा जाएगा, पीओएस आपके पास में यहाँ पर ऑनलाइन होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन प्रीपे, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट अमाउंट जितना यूज किया आपने, जैसे मान लो 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट यूज किया, या फिर आपने यहाँ पर एंटायर प्रिंसिपल के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना, और जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीपेमेंट फैसिलिटी। प्रीपेमेंट फैसिलिटी में क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में अप टू 15 इयर्स का मॉर्गेज रहता है, ठीक है। यहाँ पर प्रीपेमेंट में आपके पास कोई पेनल्टीज नहीं है, यहाँ पर 2.5 से 5%, यहाँ पर नॉट एलिजिबल। मैक्सिमम टेन्योर 15 साल के लिए मॉर्गेज ओडी में मिलता है, ये 1 साल के लिए होता है, रिन्यूएबल होगा, ये 5 से 7 साल आप ले सकते हैं, और नन होता है, यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा मैक्सिमम टेन्योर जैसा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका इम्पैक्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे इम्पैक्ट जो है क्रेडिट स्कोर पर, लो यूटिलाइजेशन गुड, हाई यूटिलाइजेशन बैड, हाई इंक्वायरी यहाँ पर होती है, और हाई यूटिलाइजेशन इसका बैड माना जाता है, ठीक है। ऑपरेशनल मैकेनिक्स देख लेते हैं अब हमारे पास में। तो ये याद रखना कि क्रेडिट कार्ड्स एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, क्योंकि रिवॉल्विंग इंटरेस्ट जो होता है वो आपका यहाँ पर ज्यादा होता है, आप ठीक है, ओडी से। ऑपरेशनल वर्क फ्लो में हमारे पास देखेंगे अब एफडी बैक्ड ओडी वर्क फ्लो। सो हमारे पास स्टेप 1 क्या है, एफडी क्रिएशन। तो एफडी मान लो 5 लाख रुपए की क्रिएट की, और फिर हमारे पास में लीन मार्किंग कर ली हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लीन जो है एफडी के ऊपर लगाया फॉर्म DA1 फाइल कर जिसको हम लीन मार्किंग बोलेंगे। ओडी लिमिट सैंक्शन की गई 90 से 95% की, और यहाँ पर इसके बाद आप क्या देखेंगे कि एफडी प्रिंसिपल और अक्रूड इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पर इतना लिमिट आपको दिया जा रहा है, मतलब इतना आप अमाउंट जो है वो यूज कर सकते हैं। कस्टमर ओवरड्रॉ कर लेते हैं अगर अप टू दैट लिमिट, तो ऐसे में लिंक्ड या सेविंग करेंट अकाउंट जो होगा उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो बैंक ने लीन मार्किंग की, मतलब बैंक जो है अब एफडी को आप विड्रॉ फ्रीली नहीं कर सकते हैं। बैंक ने 90 से 95% का ओडी दे दिया, कस्टमर अपना यूपीआई, एटीएम, चेक, आरटीजीएस कुछ भी यूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट जो डेबिट होता है, इंटरेस्ट डेबिट कैसे हो रहा है, इंटरेस्ट डेबिट होता है मंथली। और अगर मान लो कस्टमर रीपे नहीं कर पाते हैं, कस्टमर फेल कर जाते हैं रीपे करने में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बैंक जो एफडी प्रोसीड्स है मैच्योरिटी पर, वहां से पैसा निकाल लेंगे, फाइन।
और यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे ड्यूज को, तो बैंक एफडी ब्रेक कर कर तब इसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स, जैसे कि एफडी जो है वो आपकी अर्निंग इंटरेस्ट नॉर्मली रहेगी, कि एफडी पर ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट कट हो रहा है या कुछ भी है। अच्छा, नेक्स्ट आपको और क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि किस तरीके से हमारे पास में अगर मॉर्गेज ओडी के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, देखो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाता है और वो भी यूजुअली आपके पास दो वैल्यूअर्स होते हैं जो कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं। फिर हम मॉर्गेज क्रिएशन करते हैं, तो कस्टमर ओरिजिनल टाइटल डीड्स जो होती हैं उनको डिपॉजिट करते हैं बैंक के साथ में। फिर सैंक्शन करेंगे ओडी लिमिट्स को, तो हमारे पास में जैसे प्रॉपर्टी है 2 करोड़ रुपीस की मान लो, तो ऐसी सिचुएशन में या फिर हमारे पास एलटीवी है 50,000 का, फाइन, और एलटीवी के हमारे पास में यहाँ पर ओडी लिमिट कितनी हो गई 2 into 50%, दैट इज 1 CR हो गई। सेपरेट ओडी अकाउंट हम लोग यहाँ पर अपना स्टार्ट कर सकते हैं, तो सेपरेट ओडी अकाउंट में क्या होगा, बैंक क्रिएट करेगा ओडी करेंट अकाउंट। फिर हमारे पास में आता है इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन, तो इंटरेस्ट को हमें मंथली डेबिट करना है, अगर पे नहीं किया गया तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट अनपेड है ऐड कर लो प्रिंसिपल में। फिर हमारे पास रिन्यूअल की बात कर ले, तो यूजुअली आपके पास हर 3 साल में फ्रेश वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होगी। एलटीवी मॉनिटरिंग में अगर प्रॉपर्टी के प्राइस फॉल कर जाते हैं तो बैंक यहाँ पर डिमांड कर सकता है और ज्यादा कोलेट्रल, फाइन, ऐसे में हमारे पास में पार्शियल रिपेमेंट भी बैंक हमसे डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास तो एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन, तो एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन में हम देखते हैं कि अनसिक्योर्ड ओडी एलिजिबिलिटी सैलरीड के लिए 21 से 60 साल, ठीक है, और अगर यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं तो 25 से 65 ईयर्स। तो इनकम रिक्वायरमेंट सैलरीड में 25,000 प्लस मंथली चाहिए होती है, और अगर आप यहाँ पर अपना बिजनेस लेकर जा रहे हैं तो 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्लस एनुअल प्रॉफिट। क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर जो है वो 750 से ज्यादा ही होना चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट या ओवरड्यू अमाउंट 30 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए आपकी। रिलेशनशिप अगर बैंक के साथ में बात करें तो कितनी होगी, रिलेशनशिप यहाँ पर आपके पास में 6 महीने और उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, एग्जिस्टिंग एक सैलरी अकाउंट आपका बैंक के साथ में होना चाहिए और 6+ मंथ्स का रिलेशनशिप। फिर नेक्स्ट आएंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर मॉर्गेज ओडी और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो बिजनेस या इंडिविजुअल ओनरशिप प्रॉपर्टी की सेल्फ ऑक्यूपाइड या कमर्शियल क्लियर टाइटल होने चाहिए, कोई लिटिगेशन नहीं, कोई प्रायर मॉर्गेज एक्सेप्ट विद द एग्जिस्टिंग बैंक जहां पर एनओसी दिया जाता है। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में टाइटल डीड, सेल डीड, टैक्स रिसिप्ट्स, बिल्डिंग का अप्रूवल प्लान, ये सारी चीजें हमारी रहती हैं, ठीक है। एनकम्बरेंस में यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एनकम्बरेंस में आप देखेंगे कोई भी लीगल डिस्प्यूट नहीं है, कोई भी प्रायर हिडन मॉर्गेज नहीं है, और यूजुअली हम इसको लास्ट 13 इयर्स के लिए चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस की बात करें तो प्रॉपर्टी इंश्योर की जाती है अगेंस्ट फायर, फ्लड, बैंक नेम्ड एज बेनिफिशियरी, ठीक है, तो अर्थक्वेक और बैंक जो है वो आपका क्या होता है, बेनिफिशियरी बन जाता है। अब आ जाओ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले एडवांटेजेस यहाँ पर एज के केसेस के साथ में देखो, हमारे पास में जीरो कॉस्ट इफ अनयूज्ड, मीनिंग बहुत सारी ओडी फैसिलिटीज जो होती है वो कुछ भी चार्ज नहीं करती हैं अगर अनयूज्ड रहे, अनलाइक लोन्स जहां पर कोई भी ईएमआई ऑब्लिगेशन नहीं है। क्रेडिट स्कोर में हमें हेल्प होता है, अनयूज्ड ओडी आपका अवेलेबल क्रेडिट बढ़ा देता है, तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो भी इंप्रूव हो जाता है। इंस्टेंट होता है ये एफडी लिंक्ड के लिए, तो हमारे पास में यहाँ पर क्रेडिट लिमिट मान लो 10 लाख रुपए की है, यूसेज 1 लाख रुपए का है, तो यूटिलाइजेशन आप 1/10 into 100 दैट इज 10% कर पाते हैं। लो यूटिलाइजेशन स्कोर को इम्प्रूव कर देता है। इंस्टेंट एक्टिवेशन यहाँ पर हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से स्पेशली एफडी लिंक्ड ओडी होते हैं ये एक्टिवेट कर सकते हैं विद इन मिनट्स थ्रू मोबाइल ऐप, कोई भी ईएमआई स्ट्रेस नहीं है, तो रीपे आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, काफी फ्लेक्सिबल रहता है। देन हमारे पास में ब्रिज फाइनेंसिंग होती है, तो हम ओल्ड हाउस सेल कर सकते हैं, न्यू वाला खरीद सकते हैं, ओडी यूज कर डाउन पेमेंट कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं आफ्टर सेल प्रोसीड्स अराइव। तो हमारे पास अगर न्यू हाउस हमने खरीदा बिफोर ओल्ड हाउस सेल तो ओडी ब्रिज कर देता है वो टेम्पररी शॉर्टेजेस को। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है,
सबसे पहले तो रिकॉल रिस्क है, ओडी क्या है, रीपेबल है ऑन डिमांड, तो बैंक यहाँ पर फुल रीपेमेंट किसी भी टाइम पर मांग सकता है। फाइन। सो ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास क्रेडिट डाउनग्रेड हो सकता है, मार्केट स्ट्रेसफुल हो सकता है, पॉलिसी में चेंजेस आ सकते हैं। देन आता है इंटरेस्ट, तो ये वेरिएबल रहता है, जैसे एफडी रेट प्लस 2%। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक अपने टर्म्स को एनुअली रिवाइज करता है, माइट भी हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए कभी भी, ओडी रेट पहले 9% था, बाद में 12% हो जाए तो कॉस्ट हमारी यहाँ पर बढ़ जाएगी। फिर आते हैं हिडन चार्जेस, तो पॉसिबल चार्जेस जैसे कि स्टेटमेंट चार्जेस आपके हो गए, एसएमएस चार्जेस हो गए, लेजर फोलियो चार्जेस हो गए, तो ये सारी चीजें मिल रही हैं। मॉर्गेज ओडी कॉस्ट होता है, जिसमें कि आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है, जैसे लीगल फी 5,000 से 20,000 तक जा रही है, वैल्यूएशन का 10,000 रुपए लग गया, स्टैंप ड्यूटी यहाँ पर और भी लार्ज अमाउंट आपकी पॉसिबल हो जाती है। क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज, क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज में क्या होगा, ये सबसे डेंजरस क्लॉज है, अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर गया किसी लोन पर विद द सेम बैंक, तो बैंक यहाँ पर फ्रीज कर देगी या रिकवर करेगी ओडी को भी। देन आते हैं ओवरड्राफ्ट, अगर नॉन बैंकिंग लेंडर्स के लिए, दैट इज एनबीएफसीज एंड फिनटेक्स के लिए हैं, तो हम क्या करेंगे। अब एनबीएफसीज जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अलग अलग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, राइट, तो इनके लिए क्या होगा, जैसे बजाज फिनसर्व, टाटा कैपिटल, तो फास्टर अप्रूवल होता है, इंटरेस्ट रेट से हायर यहाँ पर चार्ज करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में थोड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं। आपके पास में नियो, जुपिटर, फाई, बहुत सारे हैं इस तरह के। तो स्पेंडिंग पैटर्न्स के ऊपर, यूपीआई हिस्ट्री आपकी क्या है, बैंकिंग बिहेवियर आपका कैसा है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको क्या करते हैं ये लोग, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कौन, फिनटेक वाले। फाइन। तो याद रखना हमारे पास एनबीएफसी वाले होते हैं जो कि हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और फिनटेक जो है वो आपके पास यहाँ पर स्मॉल अनसिक्योर्ड ओडी देते हैं, और स्पेंडिंग पैटर्न एंड यूपीआई हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। डिजिटल ओडी वाले स्मॉल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर क्या करते हैं, अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, ब्लॉकचेन बेस्ड लीन के अकॉर्डिंग, इंस्टेंटेनियस यहाँ पर, लेकिन रेयर होते हैं ये, तो ये भी आपको इस तरह की फैसिलिटीज देते हैं। जो स्मॉल टिकट साइज होता है आपका, अगर बात करें फिनटेक वाला, जैसे 10,000 से 2 लाख रुपए, अप्रूवल फास्टर है, इंटरेस्ट रेट 15 से 24%, और क्लोजर यहाँ पर यूजुअली फ्री रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट में हम हेड टू हेड कंपैरिजन वगैरह है ये, जो कि फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या रहते हैं आपके कैश क्रेडिट के बीच में, और यहाँ पर आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, मार्जिन क्या होते हैं, ड्रॉइंग पावर, ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो ये थोड़ा आसान सा है, मैं आपको यहाँ पर नोट्स वगैरह भी वैसे प्रोवाइड कर ही रही हूँ कोर्सेज में, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, एंड यहाँ पर कुछ और चाहिए तो कमेंट कर बता देना। रेस्ट करेंट अफेयर्स आपके रेगुलर आ रहे हैं अप्रैल के, तो उन्हें भी पढ़ते रहो साथ में। और अगर फाइल से पढ़ना है तो वो फाइल अपलोडेड है हमारी वेबसाइट पर, आप जाएंगे तो rpacademy.co.in, ठीक है। तो rpacademy.co.in पर जाते हैं तो वहां पर आपके पास एक मोर का सेक्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, करंट अफेयर्स का पार्ट मिलेगा, जहां पर आपको पीडीएफ की तरफ जाना, पीडीएफ में आपको सारे पीडीएफ यहाँ पर करंट अफेयर्स के मिल जाते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ लेना। वीडियो लाइक करना, हाइप करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।